So let's start about the indirect retainer. Indirect retainer, as the name suggests, it is something indirectly involved in somewhere. तो ये एक रिमूवेबल पार्शियल डेंचर का वो पार्ट है जो कि इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है एक डायरेक्ट रिटेनर की, कि उसकी जो मूवमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, कोई जो मतलब कि वो नहीं होनी चाहिए, उसको बचाना, किसी तरह की रोटेशन जो है वो जो उसमें नहीं होनी चाहिए. तो इसका जो काम है, इट वर्क्स बाय acting as a lever action on the opposite side of the fulcrum line. So we'll get to know the technicalities about this while you will know about the fulcrum line and the lever action. तो हमारे पास जो डेंचर पे फोर्सेस लग रही होती हैं, ठीक है, वो उसके अंदर जो है डिफरेंट तरह की रोटेशनल इफेक्ट और इस तरह की चीजें प्रोड्यूस करती हैं. तो अब जो मूवमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? वो 3 पेन में मूवमेंट्स होती हैं. नंबर 1 इज द मूवमेंट टुवर्ड द टिश्यू, नंबर 2 इज द मूवमेंट टुवर्ड द टीथ, एंड नंबर 3 इज द मूवमेंट इन द बकोलिंगुअल डायरेक्शन. सो टुवर्ड द टिश्यू जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रेस्ट. जो हमारा रेस्ट है वो हमारी ऐसा पार्ट है जो हमारे पास, तो ये जो मूवमेंट है हमारी टुवर्ड्स द टिश्यू, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने रेस्ट लगाया. लेट्स सपोज दिस इज द फल्क्रम लाइन. हियर यू कैन सी. तो जब हमारे पास यहाँ पे ये ओक्लूजल रेस्ट मौजूद नहीं होता, लेट्स सपोज, तो क्या होता है कि इस फल्क्रम लाइन के अराउंड ये डेंचर जो है वो रोटेट कर जाता. ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ये रोटेट करे, तो हमने यहाँ पे एक रेस्ट दे दिया जिसने इसके रोटेशनल इफेक्ट को बचाया होने से. ठीक है, सो ये हम लोगों ने इसके परपेंडिकुलर दिया. सो ये पहली चीज़ तो हमें समझ आ गई कि ये एज अ वर्टिकल स्टोप काम करेगा. जो हमारी क्रूजल फोर्सेस डेंचर को डाउन पुश करी होंगी, तो ये वहाँ पे उनको जाके रोकेगा और किसी भी तरह की रोटेशन को रोकेगा. नंबर 2, मूवमेंट टुवर्ड द टीथ जो है हमारे पास, ये हमारे रिटेंशन ऑफ द डेंचर को अफेक्ट करता है. इस मूवमेंट को प्रिवेंट करता है डायरेक्ट रिटेनर की एक्टिवेशन. जब डायरेक्ट रिटेनर जो नॉर्मल कंडीशन होते हैं, जब वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तब वो पैसिव होता है. जब हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो वो जाके मूवमेंट टुवर्ड द टिश्यू, नहीं बल्कि टू मूवमेंट टुवर्ड द जो टीथ है, अवे फ्रॉम द टिश्यू है, जो कि हमारे टेंशन को अफेक्ट करता है, उसके अंदर अपना रोल प्ले करता है. फिर बकोलिंगुअल डायरेक्शन में जो हमारे पास मूवमेंट है, जो कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, और ये जो बकोलिंगुअल डायरेक्शन में मूवमेंट है विच इज दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये हमारी स्टेबिलिटी ऑफ द डेंचर को अफेक्ट करती है कि हमारा डेंचर कितना स्टेबल है. ठीक है, तो हमारे पास मूवमेंट जो है इसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट्स हैं, जिनमें मेजर कनेक्टर और डेंचर फ्लैंज. तो टुवर्ड्स द टिश्यू इज बाय द रेस्ट, टुवर्ड्स द टीथ इज बाय द एक्टिवेशन ऑफ द डेंचर बेस, सॉरी डायरेक्ट रिटेनर, एंड द मूवमेंट इन द बकोलिंगुअल डायरेक्शन इज बाय द स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट विच इज द मेजर कनेक्टर और द डेंचर फ्लैंज. फल्क्रम लाइन, जब हमारे पास एनी वन ऑफ द फोर्सेज एक्ट ऑन द डेंचर टेंड्स टू रोटेट, कि जब आपके पास फल्क्रम लाइन के अराउंड कोई भी फोर्स लगती है तो हमारा डेंचर उस लाइन के अराउंड रोटेट करने की कोशिश करता है. द फल्क्रम लाइन is usually formed at the terminal abutment axis, line joining the two posterior most rest. ये एक imaginary line है जिसके गिर्द एक डेंचर जो है वो रोटेट करता है. Now you can see this. These are your posterior terminal abutment and also the two posterior most rest areas जो कि placed हो रहे हैं. तो ये एक imaginary line है, that's why it is showed in the dotted line, जो कि एक डेंचर को, जिसके अराउंड एक डेंचर रोटेट करता है. So it is always located on the terminal abutment axis, which is the line joining the two most posterior रेस्ट. एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 इज द रिटेंटिव एंड नंबर 2 इज द स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट्स. उससे पहले अगर हम लोग देख लें तो ये जो टिश्यू वर्ड मूवमेंट थी, टिश्यू की तरह, उसको बचाया हमारे प्राइमरी और ऑक्सिलरी रेस्ट ने. फिर हमारे पास जो डायरेक्ट रिटेनर था, उसकी एक्टिवेशन से क्या हुआ, उसने इंगेज कर लिया अंडरकट्स को, और अंडरकट को इंगेज करने के बाद उसने हमारी जो मूवमेंट्स थी जो कि एज टुवर्ड्स द टी थी, उसको रोका. ठीक है, फिर तीसरा ये स्टेबलाइज और रिटेन करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से हमारे पास दैट वाज आवर मेजर कनेक्टर, एज यू कैन सी इन दिस, एंड आवर डेंचर बेस एरिया. ये दिस इज द डेंचर बेस एरिया, दिस इज द मेजर कनेक्टर एरिया. तो अब हमारे पास दो तरह की फल्क्रम लाइंस है. नंबर 1 इज रिटेंटिव एंड नंबर 2 इज दी स्टेबलाइजिंग फल्क्रम लाइन. रिटेंटिव फल्क्रम लाइन जो है वो हमारे रिटेंटिव पॉइंट्स ऑफ द क्लास को जो है वो ज्वाइन करेगी, जिनके डेंचर ने रोटेट करना है, जब उनके ऊपर फोर्स लगनी है, और वो फोर्स स्टिकी फूड्स वगैरह लगाती हैं. अब इसको हम देखें. नाउ दिस इज द स्टिकी फूड, वी विल राइट इट डाउन. ये स्टिकी फूड है और ये टीथ है और ये आके इनके ऊपर लगता है. अब ये डेंचर है, सारी बात है, ये तो डेंचर है, डेंचर टीथ है और ये डेंचर है. तो ये कहीं इन स्टिकी फूड से मतलब कि इनकी फोर्सेस की वजह से रोटेट ना हो जाए, तो उसको रोटेन करने के लिए अपनी जगह पे, उसको अपनी जगह पे मेंटेन करने के लिए वी हैव दी रिटेंटिव फल्क्रम लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द रिटेंटिव टिप ऑफ द टर्मिनल एक्सिस. रिटेंटिव टिप ऑफ द टर्मिनल एक्सिस में से वो लाइन गुजर रही होती है. ठीक है, जो कि एक डेंचर को अपनी स्टिकी फूड की फोर्सेस की वजह से रोटेट होने से बचाती है. नंबर 2 वी हैव द स्टेबलाइजिंग फल्क्रम लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो कि हमारे ओक्लूजल रेस्ट को कनेक्ट करेगी, जिनके गिर्द हमारा डेंचर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है अंडर द मैस्टिकेटरी फोर्सेस. क्योंकि मैस्टिकेशन इज बाय द पोस्टीरियर टीथ, बाय द ओक्लूजल सरफेसेस ऑफ दिस पोस्टीरियर टीथ, द मैस्टिकेटरी फोर्सेस. तो उनसे रोटेट जब होने की कोशिश की जा रही है, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय योर स्टेबलाइजिंग फल्क्रम लाइन. जो हमारी फल्क्रम लाइन और हमारी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ रोटेशन होगी. अगर फल्क्रम लाइन अवे है तो फोर्स जहाँ पे हम लगा रहे हैं तो रोटेशन कम होगी, और अगर हमारी जो रोटेशन हम चाहते हैं कि प्रिवेंट करें, तो जितना हम उसको दूर रख सकते हैं अपनी फल्क्रम लाइन से, हम लोगों ने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स को दूर कर सकते हैं, तो हम लोग उसको उतना ही दूर करने की कोशिश करेंगे फल्क्रम लाइन को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से. तो ये हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग एक एडिशनल रेस्ट देंगे. नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम that is moving the stabilizing fulcrum line away from the point of action of the occlusal force, providing indirect rotation. Let's suppose this is the force जहाँ पे आपकी point of application of force यहाँ पे और force लग रही. So we will move this fulcrum line away. So when the fulcrum line will move away, it will help in preventing the rotation of the denture by the masticatory or the occlusal forces. Okay. Next one thing is the principle of the indirect retainer. On which principles the indirect retainer will work? एक consider करें एक long bar है जिसकी एक single support है. This diagram you can see a long bar having just one support. So when you will put the load on one side, the one end goes down and the other end goes up. That means it cannot support, it cannot balance this load, because now we have the
single support. But if this same mechanism is done by providing another support, that means providing another indirect retainer, now you can see this will not go down and other thing will not go up, because now we have provided an other support and other indirect retainer. ठीक है, so this is the same mechanism which is present in the indirect retainer when the denture tends to rotate around the fulcrum line. The denture rotates around its single support, which is the direct retainer. Providing an additional support away from the fulcrum line in the form of occlusal rest can prevent the rotation of the denture, function as an indirect retainer. तो पहले जब हमारे पास एक डायरेक्ट रिटेनर और एक रिटेनर था तो वह दूसरे को इस तरह स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे थे. जब हम लोगों ने एक ओक्लूजल रेस्ट दिया जो कि अब एक एज एन इंडायरेक्ट रिटेनर काम करेगा, तो अब ये स्टेबलाइजेशन हमें मिल गई है. अब बात करते हैं कि फैक्टर्स जो कि हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ द इनडायरेक्ट रिटेनर को अफेक्ट करेंगे. नंबर 1 इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द डायरेक्ट रिटेनर. क्योंकि चूंकि डायरेक्ट रिटेनर और इनडायरेक्ट रिटेनर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, दे लाइक फ्रेंड्स, एंड देन जब फ्रेंड्स नाराज होते हैं, उनकी लड़ाई होती है, तो उनके दरमियान का रिलेशन इतना अच्छा नहीं हो रहा होता, बैलेंस नहीं होता. इन दिस पे यहाँ पे भी जब डायरेक्ट रिटेनर ठीक नहीं है, या उसकी फैब्रिकेशन में कोई मसला है, या उसकी पोजीशन में कोई मसला है, या उसकी बैलेंसिंग में कोई मसला है, इट विल नॉट हेल्प द इनडायरेक्ट रिटेनर जिस तरह उसको एक हेल्प करनी चाहिए. सो इफ द रेस्ट एंड द डायरेक्ट रिटेनर फेल टू रिटेन द क्लास्प असेंबली, देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डेंचर इंस्टेड ऑफ रोटेशन. की पूरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, रोटेशन तो दूर की बात है. सो वी हैव दी डायरेक्ट रिटेनर जिसको अच्छा होना चाहिए ताकि वो हमारे इनडायरेक्ट रिटेनर को यूजलेस ना कर दे, वो उसके फंक्शन को हेल्प करे. अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम लाइन. फल्क्रम लाइन से जो हमारा डिस्टेंस है, द एक्शन ऑफ द इनडायरेक्ट रिटेनर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम लाइन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स. अभी हमने बात की है कि जितना आपका जो फल्क्रम लाइन है वो आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स से दूर होगा, उतना ही अच्छा इंडायरेक्ट रिटेनर काम करेगा, उतना ही अच्छा वो डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन और इस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करेगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमारा आता है कि हमारी जो डिस्टल एक्सटेंशन डेंचर बेस है उसकी लेंथ कैसी है. जो लॉन्ग स्पैन रिजेस होती हैं उनके लिए इंडायरेक्ट रिटेनर को हम लोग एंटीरियरली प्लेस करते हैं अवे फ्रॉम द फल्क्रम लाइन, क्योंकि चूंकि जैसे अगर ये लॉन्ग स्पैन रिज है तो एंटीरियर साइड पे हम लोगों को प्लेस करना पड़ेगा. फल्क्रम लाइन की लोकेशन के आइडियली जो इंडायरेक्ट रिटेनर है वो हम लोगों ने परपेंडिकुलर टू द मिड पॉइंट ऑफ द फल्क्रम लाइन, लाइक इफ दिस फल्क्रम लाइन इज काइंड ऑफ दिस थिंग, तो इसके परपेंडिकुलर आपको एक इंडायरेक्ट रिटेनर प्लेस करना पड़ेगा. देन डिस्टेंस ऑफ द इंडायरेक्ट रिटेनर फ्रॉम फल्क्रम लाइन जितना दूर हो सकता है उतना अच्छा रहेगा. कनेक्टर्स जो कि इंडायरेक्ट रिटेनर को सपोर्ट करें, अगर ये कनेक्टर फ्लेक्सिबल होंगे तो रिटेनर की जो एफिशिएंसी है वो लॉस हो जाएगी. दैट्स व्हाई द कनेक्टर शुड बी रिजिड. उसके बाद हमारे पास इफेक्टिवनेस ऑफ द सपोर्टिंग टूथ सरफेस, के सरफेस कैसी है, कि सरफेस जो है जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना रिटेनर प्लेस करना है उसकी एक प्रॉपर रेस्ट सीट होनी चाहिए. टूथ अगर उसकी जो इंक्लाइंस है या टूथ वीक है तो फिर समझ लो कि काम खराब है, तो इट विल नॉट बी इफेक्टिव एज मच जितना उसको होना चाहिए. दीस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडायरेक्ट रिटेनर. अब हम बात करते हैं जी फंक्शन ऑफ द इंडायरेक्ट रिटेनर की. फंक्शन ऑफ इंडायरेक्ट में कह रहे हैं कि इट शिफ्ट द फल्क्रम लाइन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, उसको दूर करता है ताकि स्टेबलाइजेशन हो. हमारी जितनी भी तरह की हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही होती हैं उनको काउंटर करता है ताकि स्टेबिलिटी और सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर सकें, और वो हम लोग देते हैं बाय दी प्रॉक्सिमल प्लेट ऑफ द माइनर कनेक्टर. और प्रॉक्सिमल प्लेट क्या चीज होती है, माइनर कनेक्टर का वो हिस्सा जो टूथ सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल प्लेट ऑफ द माइनर कनेक्टर. तो उसके थ्रू जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वगैरह लग रही हैं उनको काउंटर करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है द फंक्शन ऑफ द इंडायरेक्ट रिटेनर. फिर एंटीरियर टीथ को हम लोग स्प्लिंट करते हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, उनको किसी भी तरह की लिंगुअल मूवमेंट से बचाते हैं विद हेल्प ऑफ द इंडायरेक्ट रिटेनर. फिर ये एज एन ऑक्सिलरी रेस्ट काम करता है. देन वी हैव दी ऑक्सिलरी रेस्ट जो भी एक पार्ट है मेजर कनेक्टर का, वो भी आपके पास यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब कि पार्ट एक ऑक्सिलरी रेस्ट के तौर पर काम कर रहा है. फिर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडायरेक्ट रिटेनर व्हिच इज द रेस्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट सीट व्हेन द डेंचर बेस इज डिप्रेस्ड इंडिकेट द नीड फॉर रीलाइनिंग. अगर अपनी जगह से उठ रहा है इसका मतलब है कि उसकी फिटिंग ठीक नहीं है, इसका मतलब उसकी रीलाइनिंग की जरूरत है. देन वी हैव द टाइप ऑफ द इंडायरेक्ट रिटेनर. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडायरेक्ट रिटेनर इज अ रेस्ट व्हिच इज कनेक्टेड टू द माइनर कनेक्टर. सबसे पहले वी हैव दी ऑक्सिलरी ओक्लूजल रेस्ट. ये ओक्लूजल सरफेस है और यहाँ पे एक रेस्ट तो हम लोग प्लेस कर ही रहे थे माइनर कनेक्टर की हेल्प से, लेकिन जब हम लोगों ने एक ऑक्सिलरी रेस्ट दिया तो उससे जो पॉइंट ऑफ रोटेशन था वो हमारे पास मोर एंटीरियरली मूव किया, और उसने इस रेस्ट ने एज एन इंडायरेक्ट रिटेनर काम किया और डेंचर की रोटेशन को प्रिवेंट किया. तो जितना हम उसको डिस्टल एक्सटेंशन डेंचर बेस से दूर रखेंगे इट विल बी एज गुड एज, ठीक है, जितना वो अपना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. अच्छा, जरूरी दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने इसको हमेशा इट इज ऑलवेज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ऑलवेज प्लेस्ड एट द 90 डिग्री एंगल, बिकॉज वहाँ पे वो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है. और इंसाइजर एरिया पे हमने कोशिश करनी है कि हम ना करें. अगर हम K9 तक लेके जा सकते हैं और प्रीमोलर तक दैट इज गुड, लेकिन कोशिश करने की इंसाइजर एज तक हमें जाने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज इंसाइजर एक सिंगल रूटेड टूथ है, उस बेचारे की अपनी कोई इतनी सपोर्ट नहीं है, उसकी अपनी कोई इतनी वर्टिकल सपोर्ट नहीं है, तो वो हमें किस तरह से सपोर्ट करेगा, ठीक है. तो अरेस्ट इन द इंसाइजर एरिया वो इंटरफेरेंस करता है हमारी टंग के साथ, इसलिए हमने उसको मूव कर देना है, शिफ्ट टू द मोर मीडियन मार्जिनल ऑफ द फर्स्ट प्रीमोलर. जैसे कि इट इज द K9, वैसे तो हम उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं टू द, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं उसको मीडियन मार्जिनल जो द फर्स्ट प्रीमोलर पे शिफ्ट कर देते हैं. Kennedy class 1, the bilateral rest on the first premolars are used, and then Kennedy class 2 में the first premolar of the opposite side, क्योंकि Kennedy class 1 में हमारे पास 2 posterior saddles होते हैं, जबकि हमारे पास Kennedy class 2 में 1 posterior saddle होता है, तो उसमें हम लोग को bilateral rest चाहिए, और इसमें हमारे पास जो रेस्ट है that is placed on the premolar of the opposite side. दूसरा हमारे पास है K9 extension from the occlusal rest. कुछ केसेस में हम लोग फिंगर लाइक एक्सटेंशन जो है वो प्रीमोलर से उसको हम ले जाते हैं onto the lingual slope of the K9. In this case, as you can see, this is your K9, this is your premolar. So we have taken the K9 and the premolar, taken this extension onto the lingual surface of the K9, ठीक है. तो इसको हम लोग lug seat भी कहते हैं. It is used in the first premolar or must also act as a primary abutment. Primary abutment is the tooth which is used for the direct support of the fixation or the removal of dental processes. कि ये वाला जो है this is our primary abutment, because यहाँ पे ये directly इससे हम लोगों ने support ली. As you can see, this is the ridge area, this is the saddle area, base area. तो यहाँ से directly हम लोगों ने इसको use किया for our support. It is our primary abutment.
उसके बाद वो कह रहे हैं डिजाइन अवॉइड द टिपिंग एक्शन प्रोड्यूस्ड इन द सिंगुलम किनाइन रेस्ट के। अब अगर हमारे किनाइन वगैरह में कोई टिपिंग एक्शन आ रही होती है तो ये जो एक्सटेंशन हम लोगों ने दी है लग सीट, ये उसको भी रोक लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, ये देखो दिस इज द लिंगुअल सरफेस ऑफ द किनाइन, और ये फिंगर लेग एक्सटेंशन इस पे हम लोगों ने कर दी है। यहाँ पे हमें सही नजर आ रहा है दिस वन। It's served an indirect linear by shifting the fulcrum line interiorly. Lug seats do not require a separate minor connector for support. They are superior to the conventional cingulum rest in they require less tooth preparation and do not produce any tapping. कि इनके अंदर ना हमें कोई टूथ प्रिपेयर करना पड़ता है, इनकी सुपीरियर प्रॉपर्टीज हैं, कोई सेपरेट माइनर कनेक्टर भी नहीं चाहिए, जस्ट इनमें से एक्सटेंशन लेके हम लोग इसमें प्लेस कर देते हैं onto the canine. Then we have the canine rest. If the meso marginal ridge of the first premolar is close to the fulcrum line, canine rest के अगर जो meso marginal ridge है वो बहुत ज़्यादा करीब है किसके fulcrum line के, तो अब हम लोग क्या करेंगे, canine rest यूज़ कर लेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं जी डिजाइन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों ने माइनर कनेक्टर एंटीरियर टू द कैनाइन रखना है। माइनर कनेक्टर हुक्स बैक्स इनटू द सिंगुलर टेस्ट सीट, और इससे जो इंडक्टर की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, क्योंकि अब हम जो है वो डिस्टेंस को इंक्रीज करें बिटवीन आवर फल्क्रम लाइन एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कंटीन्यूअस बार टेनर एंड द लिंगुअल प्लेट्स, कंटीन्यूअस बार टेनर एक लिंगुअल प्लेट्स जो है ये अनप्रिपेयर्ड लिंगुअल इंक्लाइंड ऑन द एंटीरियर, दिस इज द लिंगुअल इंक्लाइंड ऑन द एंटीरियर टीथ। यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे आर कंटीन्यूअस बार टेनर्स, और ये हेल्प करेंगे इंडायरेक्ट टेंशन प्रोवाइड करने में। इनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं टू द इंडायरेक्ट टेनर व्हेन दे हैव द टर्मिनल रेस्ट, ठीक है। कैंडिडेट 1 और 2 में these retainers should be placed above the middle third of the tier 2 to avoid unwanted tooth movement. ये देखो they should be extended over the 2/3 of the surface to point, यानी कि 2/3 surface से ऊपर ऊपर प्लेस करना है हम लोगों ने इनको। ये यहाँ तक आ रहा है, देखो 2/3 से ऊपर ऊपर 1 2 and 3, तो ये 1/3 2/3 से ऊपर हम लोगों ने इनको प्लेस किया है to avoid unwanted tooth movement. Then we have the modification areas. Class 2 modification 1 में when the fulcrum line runs from the left second premolar to the right second premolar, तो क्या होगा, the rest on the right first premolar can act as an indirect linear because it is far from the axis of rotation. अब यहाँ पे ये रहा, this is your left second premolar and this is your right second molar. The fulcrum line axis is somewhat this, and now we have made an indirect linear which will pass through the first premolar of the right side. So ये दूर है एक्सेस से, तो ये हमें अच्छा काम करेगा, हमारे अच्छी प्रोवाइड करेगा सपोर्ट। अगर ओक्लूजल रेस्ट हमारे पास किसी सेकेंडरी अबटमेंट पे प्लेस करें और वो दूर भी हो तो वो भी एक इंडक्टर के तौर पे काम कर सकता है। सेकेंडरी अबटमेंट ये है जो कि हम प्राइमरी अबटमेंट के साथ साथ यूज़ करें एज एन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो एक इनडायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि डायरेक्ट सपोर्ट हम लोग प्राइमरी अबटमेंट से ली हुई है। अगर मॉडिफिकेशन एरिया में से 1 2 मिसिंग है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, occlusal rest on this side should provide support for the unsupported major connector along with the indirect tension। तो क्या होगा कि ये जो है वो occlusal rest भी काम करेगा, जो यहाँ पे मौजूद है इस साइड पे, वो आपके पास और दूसरी मेजर कनेक्टर के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि क्लास 2 मॉडिफिकेशन 1 में जो टीथ मिसिंग होते हैं वो 36 37 और 46 होते हैं, तो रेस्ट जो है वो हम लोगों ने 15 प्रोवाइड किया, क्योंकि वो फल्क्रम लाइन के क्लोज है। 13 पे भी हम एक रेस्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि इंडक्टर भी है और एक मेजर कनेक्टर के लिए सपोर्ट भी है, तो वहीं कि जो हमने एक्स्ट्रा अपना सेकेंडरी अबटमेंट लिया वो दो फंक्शंस के तौर पर काम करे। इट इज ऑल्सो एन इंडक्टर, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सपोर्ट फॉर द मेजर कनेक्टर। देन वी आर द रूगे एरिया जो फर्म है, वेल प्लेस्ड है, और उसको भी हम लोगों ने, अगर हम लोगों ने पैरेटल होर्सशू मेजर कनेक्टर यूज किया तो उसके लिए भी हम उसको एज एन वो यूज कर सकते हैं अपनी सपोर्ट के लिए। ऑल्सो दिस होर्सशू लैक्स एडिक्वेट पोस्टीरियर रिटेंशन, सो वहाँ पे वो एक इंडक्टर के तौर पर भी काम करेगा और रूगे को भी सपोर्ट करेगा। अब यहाँ का डिस्टेंस इज ज़्यादा एंड यहाँ का डिस्टेंस कम, सो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे जाना, बिकॉज इट विल बी मोर गुड जब अपनी फल्क्रम लाइन से अवे हमारा ओक्लूजल रेस्ट होगा। और जब सफिशिएंट डिस्टेंस ना हो तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट ऑक्सिलरी रेस्ट एंटीरियर पे प्लेस कर लेंगे। रेसिप्रोकल आर्म्स ऑफ द डायरेक्ट रिटेनर फार एनफ फ्रॉम फल्क्रम लाइन आल्सो एक्ट एज द इंडायरेक्ट रिटेनर्स। उसके बाद वो कह रहे हैं जी समटाइम्स डायरेक्ट इंडायरेक्ट टेंशन में क्या कि द रेसिप्रोकल आर्म, अब चूंकि ये डायरेक्ट रिटेनर है और ये उसकी रेसिप्रोकल आर्म है, तो ये भी एज एन इंडायरेक्ट रिटेनर काम कर सकते हैं। इंडायरेक्ट टेंशन फ्रॉम द मेजर कनेक्टर मैंडिबुलर आर्च में रिटेंशन फ्रॉम द डेंचर बेसिस इनफ टू अवॉइड द मूवमेंट, लेकिन चूंकि मैक्सिलरी में फुल पैरेटल कवरेज भी होती है, चाहिए होती है हमें इंडायरेक्ट टेंशन के लिए, और स्पेशली हम लोग टीयर 2 प्लेस कर देते हैं। सो मेजर कनेक्टर प्रोवाइड इंडायरेक्ट टेंशन टू इट्स रिजिडिटी, सम मेजर कनेक्टर्स रिटेन एक्सटेंड ओवर 2 to 3 प्लेन्स एंड प्रोड्यूस एल बीम इफेक्ट, जिससे और अच्छी रिटेंशन हो जाती है। तो इंडायरेक्ट टेंशन जो है मैंडिबुलर आर्च में जो है वो हम लोग डेंचर बेस से रिटेंशन ले रहे होते हैं, ठीक है, जो कि मूवमेंट्स अवे फ्रॉम द टिश्यू को प्रिवेंट करता है। और मैक्सिलरी में हम लोग फुल पैरेटल कवरेज लेते हैं फॉर रिटेंशन, और ये जो मेजर कनेक्टर्स हैं ये इंडायरेक्ट टेंशन अपनी रिजिडिटी की वजह से प्रोवाइड करते हैं। और इंडायरेक्ट टेंशन फॉर द मेजर कनेक्टर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस टू डिस्टॉर्शन, कि वो जो उसका डिस्टॉर्ट होने से बचाना है अपने आप को, दैट इज व्हाट बेसिकली वी कॉल एज द इंडायरेक्ट टेंशन।